नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पाठ 7 पौधों को जानिए का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग 1 में पौधों के बारे में पढ़ा कि पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो और अब हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे कि जो पौधे के जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि जो भाग है वो पौधे के लिए क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पौधे के तने भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो तना, हम अपने आसपास अगर पेड़ पौधों को देखें तो हमें कई प्रकार के तने दिखाई देते हैं। कुछ बहुत कोमल होते हैं और हरे रंग के होते हैं, कुछ बहुत कठोर होते हैं और भूरे रंग के होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो तने होते हैं। अब ये जो तने होते हैं वो पौधों के लिए क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में समझने के लिए या जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और उस क्रियाकलाप के लिए हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2 जो आपकी पुस्तक में आया हुआ है, इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिएगी। आवश्यक सामग्री चाहिए 1 गिलास जल, लाल स्याही, साग के पौधा तथा ब्लेड, है ना। ये चीज़ें हमको चाहिए। क्या क्या चाहिए? 1 गिलास चाहिए, है ना, 1 लाल स्याही और जल, साग के पौधा और 1 ब्लेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, तने के कार्य को समझने के लिए हम 1 गिलास लेंगे, उसको आधा पानी से भर लेंगे और उस पानी में भरकर उसमें हम लाल स्याही डाल देंगे। लाल स्याही डालने के पश्चात जो हमने डाली काटी थी उस डाली को हम इसके अंदर रख देंगे और 1 दिन के लिए पड़ा रहने देंगे। दूसरे दिन हम जब देखते हैं तो और तने की काट को काटते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो हम देखते हैं कि हमको तने में इस लाल स्याही के रंग हमको दिखाई देते हैं। ये देखो, ये हमने पौधा था जो कि उस स्याही में डूबा था और इसके तने को जब हमने काटा तो इसमें ये लाल लाल स्याही जो है पानी के साथ इसके ऊपर चढ़ जाती है। और अगर हम इस पौधे को ज़्यादा समय के लिए पानी में छोड़ देते तो इसके जो ये लाल रंग है वो पत्तियों तक, शिराओं तक भी पहुंच जाता और पूरे ही पौधे का कलर कैसा हो जाता, लाल हो जाता। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। ये जो तना होता है वो जल को तो सेवन करता ही है, यानी नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, पौधे के हर भाग तक ले जाता है, लेकिन उसके अलावा ये जो लाल स्याही जिस तरह पानी के साथ ऊपर चढ़ गई थी तो भूमि में भी जल के साथ बहुत सारे क्या घुले हुए होते हैं, खनिज घुले हुए होते हैं, जो कि जल के साथ तने से होते हुए पौधे के हर भाग तक पहुंच जाते हैं। तो तने का मुख्य कार्य है जल का सेवन करना पौधे के सभी भागों तक। अब हमारा दूसरा भाग है पत्ती। जैसा कि हमने पहले पाठ में पढ़ा है कि जो पत्ती होती है वो पादप के लिए खाद्य फैक्ट्री का काम करती है, यानी पूरे पौधे का जो भोजन बनाने का काम है, संग्रहण का काम है, वो पत्ती के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी पत्ती के द्वारा अन्य कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। देखो यहाँ जिस तरह से पत्ती दिखाई दे रही है तो ये पत्ती जो है इसके पीछे वाले भाग से किससे जुड़ी हुई है, तने से। तो ये जो भाग जो जिससे कि पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है उसको हम पर्णवृंत कहते हैं। और पत्ती का यह जो चौड़ा भाग है जो कि चपटा है और फैला हुआ है, इसको क्या कहेंगे, पटल या पर्ण फलक कहते हैं। ठीक है। और इस पर्णफलक पे आपको और भी संरचनाएं दिखाई देगी, जैसे कि इसके मध्य यह बड़ी सी लाइन है वो क्या कहलाती है, मध्य शिरा कहलाती है। इस मध्य शिरा से ही अनेक पतली पतली शिराएं जुड़ी हुई होती
है ना, जिसको हम शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शिराएं। और इन शिराओं के बीच में भी और महीन शिराओं का जाल होता है, जो कि यानी ये इसका शिरा विन्यास कहलाता है। जो जाल के रूप में और पतली पतली शाखाएं जुड़ी हुई होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? शिरा विन्यास कहलाती है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप बनाते हैं। उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रख देते हैं, जैसा कि इस चित्र में किया है। इसने इस कागज के नीचे क्या कर दिया है? पत्ती को रख दिया है, और पत्ती का वह भाग ऊपर की ओर रखते हैं जिसकी शिराएं उभरी हुई होती है। अगर आप पत्ती को हाथ में लेंगे तो आप देखेंगे एक पृष्ठ उसका चिकना होता है, जिसपे हाथ यूं ही फिसल जाता है ना, और जो नीचे वाला पृष्ठ होता है जिसपे शिराएं निकली हुई होती है, तो वो उभरा हुआ भाग होता है। तो हमको जब पत्ती की छाप बनानी है तो वही उभरा हुआ भाग ऊपर रखना है, और उस पर फिर हमको कागज रखना है। और इस तरह से, जिस तरह से ये पेंसिल है, उसको हल्के हाथ से इस पर क्या करना है? घुमाना है। जब हम इस पे हल्के हाथ से घुमाते हैं तो हमें पत्ती की छाप प्राप्त हो जाती है। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, पत्ती के मध्य में जो एक बड़ी सी शिरा होती है उसे मध्य शिरा कहते हैं, और इससे अनेक शिराएं द्वारा बनाए गए डिजाइन के शिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है। ऐसी शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। इसे समझने के लिए हम पत्ती का एक चित्र देखते हैं तो और समझते हैं कि जालिका रूपी शिरा विन्यास किसे कहेंगे और समांतर शिरा विन्यास किसे कहते हैं। देखो, यहाँ चित्र में दो तरह की पत्तियां हैं। एक पत्ती जो पीपल की है और एक जो केली की पत्ती है। अब इसमें देखो, इसका जो मध्य शिरा है वो बीचों बीच है ना, और इसके बीच साइड में जो शिराएं निकल रही है, अन्य शिराएं निकल रही है, वो इसके समानांतर नहीं निकल रही है, पार्श्व में निकल रही है ना। और इसके बीच में अनेक महीन शिराएं हैं जो कि एक जाल की रूपी संरचना बना रहे हैं। तो इस प्रकार का जो शिरा विन्यास होगा वो जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा। और दूसरी पत्ती में देखो, के मध्य में एक बहुत गहरी सी लाइन है, ये इसकी मध्य शिरा है, और इसकी जो और भी अन्य शिराएं हैं वो क्या करती है? इसके समानांतर जाती है, सीधी सीधी, न कि जाल के रूप में। तो ये जो शिरा विन्यास है वह समांतर शिरा विन्यास कहलाएगा, जिसमें कि अन्य शिराएं मध्य शिरा के समानांतर होकर गुजरती है। और इन दोनों की जब हम छाप बनाएंगे तो इसमें हमें जाल की रूपी संरचना प्राप्त होगी और इसमें समानांतर शिराएं प्राप्त होगी। अब पत्ती के कार्य को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, और इस क्रियाकलाप के लिए हमें आवश्यक सामग्री जो चाहिएगी वो है एक शाक यानी पौधा, पॉलीथिन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा। यह सामग्री चाहिए जिससे कि हम समझ सकें कि जो पत्ती होती है वो क्या कार्य करती है। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना है, जबकि क्या हो? धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए हमको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्या करेंगे? 2 पॉलीथीन लेंगे, एक पॉलीथीन को तो खाली ही बांध देंगे और दूसरी पॉलीथीन में इस तरह से पौधे की जो पत्तियां हैं उसको कुछ भाग अंदर रखकर इसको धागे से बांध देंगे। अब इसको हम दिन को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। कुछ घंटों बाद जब हम देखते हैं तो इस पॉलीथीन की जो आंतरिक सतह है उस पर हमें पानी की कुछ बूंदें
बूंदें दिखाई देती है। पानी जो है वो वाष्प के रूप में या बूंदों के रूप में दिखाई देता है। तो यह जो वाष्प के रूप में बूंदें निकली है वो किनके द्वारा कार्य हो रहा है? इन पत्तियों के द्वारा ही इस वाष्प का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। तो पानी का पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना या निकलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। सभी पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। तो इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात हुआ जो पत्तियां होती है वो वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। अब हम पत्ती के दूसरे कार्य को समझने के लिए एक और क्रियाकलाप करते हैं। उस क्रियाकलाप के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, आवश्यक सामग्री है पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। ठीक है, एक पत्ती चाहिएगी, एक स्प्रिट का कुछ घोल चाहिएगा, बीकर चाहिएगा, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन की कुछ बूंदे। ठीक है, ये सब सामग्री चाहिए। हम क्या करेंगे? परख नली में एक पत्ती रखेंगे और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालेंगे जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखेंगे। बीकर को उस समय तक गर्म करते हैं जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकाल कर जल से भलीभांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। ये एक बीकर है। इस बीकर में हमने क्या किया? एक परख नली डाली और इस परख नली में हमने क्या डाला? स्प्रिट डाला और इसके अंदर एक पत्ती डाल दी। अब इसको हमने क्या किया? गरम किया और कब तक गरम किया? जब तक कि उस पत्ती का रंग पूरा हरा जो रंग होता है वो पूरी तरह से छूट ना जाए। और जब उसका पूरा हरा रंग बाहर निकल गया तो हमने उसको एक अलग से कटोरी में आयोडीन विलयन लिया और आयोडीन विलयन में उस उबली हुई पत्ती जिसमें हरा रंग नहीं है उसको डाल दिया। तो देखो उसका रंग कैसा हो गया? नीले कलर का हो गया। हमने पार्ट 1 में देखा था जब आलू में हमने आयोडीन की बूंदें डाली तो उसका रंग कैसा हो गया था? नीला या काला हो गया था, जो किसकी उपस्थिति को बता रहा था? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को या मंड की उपस्थिति को बता रहा था। तो यह जो क्रियाकलाप है यही दर्शाता है कि जो पत्ती है अपने भोजन का संग्रहण मंड के रूप में करती है। इसीलिए इस पत्ती का रंग आयोडीन विलयन में डालते ही नीला हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमें देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है और पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करती है और जो जड़ों द्वारा अन्य कार्य होता है वो कैसे होता है उसके बारे में हम भाग 3 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।